हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जो कि हमारा फिज़िक्स का चैप्टर होता है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी, देखो ये इस चैप्टर के अंदर ना मैं इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम करेंगे इस चैप्टर को यहाँ तक, स्पेशल केसेस तक। इसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा भी सब कुछ इंक्लूड किया जो नीट में पूछा जाता है, और एनसीईआरटी तो ऑब्वियसली इंक्लूडेड है। ठीक है, तो हम यहाँ तक करेंगे पहले पार्ट के अंदर। सेकंड पार्ट में हम मोशन अंडर ग्रेविटी करेंगे। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद थर्ड पार्ट में हम ग्राफ्स को पढ़ेंगे। एंड फोर्थ पार्ट के अंदर ट्रिग्नोमेट्री तो इज़ अ डिफरेंट टॉपिक, इसको तो मैं डिफरेंटली एक अलग वीडियो बनाऊंगी। तो फोर्थ पार्ट में हम ये करेंगे डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये आपके स्कूल एग्जाम्स में पूछी जाएंगी, बट नीट एग्जाम के अंदर नहीं पूछी जाएंगी। ठीक है, तो जो नीट वाले के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो 3 पार्ट्स में उनका चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। ग्राफ्स भी वैसे तो अगर आपने देख रखा है बेसिक मैथ्स में तो ग्राफ्स भी करने की ज़रूरत नहीं है, यू कुड स्किप दैट पार्ट ऑल्सो। बट मैंने इसके अंदर ग्राफ्स भी इंक्लूड करा, फिर तो आपको 2 ही पार्ट्स में हो जाएगा अगर आप ग्राफ्स को आपने पहले कर रखा है तो। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पार्ट 1। देखो, द वर्ड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जो चैप्टर का नाम है, यही हमें क्या बता रहा है, मोशन क्या होता है। कोई भी चीज़ जब मूव कर रही है तो हम कह देते हैं कि वो मोशन में है। अगर वो स्ट्रेट लाइन यानी 1D मोशन कह लूँ मैं, यानी अगर वो स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रही है, ज़रूरी नहीं है दैट हैज़ टू बी अलोंग वन एक्सिस, इट कुड बी एनीवेयर। और फिर वो ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, मतलब कोई भी पाथ हो सकता है उसका। ठीक है, बट इट शुड बी स्ट्रेट। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास मोशन और रेस्ट होता क्या है। सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है यहाँ पर। मोशन क्या है, जब हमारी चेंज इन पोजीशन विद टाइम, यानी जो हमारी पोजीशन है जब वो टाइम के साथ चेंज हो रही है, यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है हमारी अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो हम कहेंगे कि हमारी जो बॉडी है वो मोशन के अंदर है। ठीक है, अच्छा पोजीशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एक्स से हम सिंबलाइज करते हैं पोजीशन को, और डिफाइन कैसे करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम से डिफाइन करते हैं। ठीक है, यानी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हम ले लेते हैं, वो तो दैट इज एक स्टैंडर्ड फॉर्म ले लिया अपनी पोजीशन को डिफाइन करने का। लेट्स से कोई भी ये पॉइंट था, तो हमने जब कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया तो हमने उसका एक्स और एक्स एक्सिस पे लेट्स से एक्स पॉइंट था, वाई पे वाई था, तो हमने इसकी पोजीशन लिख दी एक्स कोमा वाई करके। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारे पास, रेस्ट और मोशन जो होते हैं वो रिलेटिव टर्म्स होते हैं। कैसे, रेस्ट और मोशन तो एकदम ऑपोजिट वर्ड्स हो गए ना। मोशन हो गया मूव कर रहा है, रेस्ट हो गया कि वो रुका हुआ है, वो मूव नहीं कर रहा है। रेस्ट का मतलब तो यही हो गया ना। तो हाउ आर रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म्स, क्योंकि पता है क्या होता है, अगर हम रेस्ट और मोशन को देखें तो एक बॉडी रेस्ट पे भी हो सकती है और एक बॉडी मोशन पे भी हो सकती है, एंड दैट टू एट द सेम टाइम, बट विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हमारा जो कोई चीज़ मोशन में है या रेस्ट पे है, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती है कि वो चीज़ मूव कर रही है या नहीं कर रही, वो सबसे मेनली डिपेंड करती है रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। ये देखो किस पे डिपेंड करती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। हाउ, इसको देखते हैं। देखो जरूर मैंने आपको क्या बोला कि ज़रूरी नहीं है कि हम मूव कर रहे हैं तभी हम मोशन पे, यानी हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो डिफाइन करता है कि हम रेस्ट पे हैं या मोशन पे, ना कि हमारी मूवमेंट डिफाइन करती है। कैसे, जैसे अगर मैं बिल्कुल स्टिल होके बैठ जाऊँ, बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पे बैठ जाऊँ, बिल्कुल भी मूवमेंट ना शो करूँ, फिर भी मैं मोशन पे हूँ। अगर आप अर्थ के बाहर से देखो, क्योंकि अर्थ मोशन में है ना, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर मैं लेट्स से भाग भी रही हूँ, ठीक है, लेट्स से कि मैं भाग रही हूँ, मेरे साथ कोई और जना भाग रहा है, वो भी सेम स्पीड से भाग रहा है, तो फिर उसके रिस्पेक्ट में मैं रेस्ट पे हूँ, चाहे मैं भाग रही हूँ फिर भी मैं रेस्ट पे हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बहुत बेसिक भी है। फिर आता है रेक्टिलिनियर मोशन, किसे कहते हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को ही हम एक टर्म दे देते हैं, दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन कह देते हैं।
यानी मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन 1D। इसके बाद आता है हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। बहुत ही मतलब कॉमन सा टॉपिक है, दोनों का ही ऐसा यूनिट मीटर्स होता है और डिस्प्लेसमेंट को हम यूजुअली एस से सिंबलाइज करते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या बेसिकली फ़र्क होता है ना, पहले हम डिस्टेंस पे बात कर लेते हैं। डिस्टेंस जो होता है ना वो एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड होता है। मतलब कि अगर लेट्स से मैं ए पॉइंट पे थी, अब मैं बी पॉइंट पे हूँ और मैं किस तरीके से आई, रुको आई विल हैव टू यूज़ द अनदर पेन। मैं लेट्स से ए पॉइंट पे थी, अभी मैं बी पॉइंट पे हूँ और लेट्स से मैं कुछ इस तरीके का पाथ जो है वो कवर करके ए से बी पर पहुँची हूँ, ठीक है। तो अब इस केस के अंदर ना हमारा जो पाथ हमने जो कवर करा है ये वाला, ये डिपेंड करता है, यानी ये पाथ की जो असल में लेंथ है, लेट्स से मैं कहती हूँ इस वाले पार्ट की 10 मीटर्स है, इसकी 5 मीटर्स है, इसकी 5 मीटर्स है, इसकी 5 मीटर्स है, कितना हो गया 25। और फिर मैं कहती हूँ ये फिर से 10 है, 35 और ये 5 है। तो मेरी जो इसमें मेरा डिस्टेंस था दैट वाज 40 मीटर्स, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया हो। एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड यानी हम एक्चुअल के अंदर कितना पाथ कवर कर रहे हैं, वो हमारा जो पाथ लेंथ होगा दैट विल बी आवर डिस्टेंस। फिर आता है हमारे पास डिस्टेंस जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी उसकी कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होती है। देखो अब ऑब्वियस सी बात है, हमारा डिस्टेंस का कोई फिक्स डायरेक्शन है। डिस्टेंस ना हमें ये नहीं बताती हमने क्या पाथ कवर करा है। डिस्टेंस हमें कभी भी, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक सेम बात है, दोनों हमें ये नहीं बताएंगे कि हमने पाथ क्या कवर करा। ऐसा क्यों? डिस्प्लेसमेंट तो देखो क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, वो हम बाद में बात करेंगे। डिस्टेंस क्यों नहीं बता रहा हमने क्या पाथ? डिस्टेंस हमें सिर्फ यही बताता है कि हमने कितना यानी कितना हमने हमारा लंबा कितना था डिस्टेंस। हो सकता है हमारा डिस्टेंस, मान लो ये एक पाथ लेंथ है, ठीक है, आई वुड से एक और पाथ लेंथ ली मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से, रुको जस्ट अ सेकेंड, कुछ इस तरीके से ली और मैंने बोला कि ये भी जो है ये भी 40 मीटर्स है। तो डिस्टेंस क्या कहेगा कि आप ए से बी गए, फर्स्ट केस में भी आपको 40 मीटर्स डिस्टेंस ट्रैवल किया, सेकंड केस में आपने 40 मीटर्स किया। आपको कहीं चाहे आपका पाथ डिफरेंट था, फिर भी अगर आपकी पाथ लेंथ सेम है तो आपका डिस्टेंस सेम होगा। तो डिस्टेंस हमें ये नहीं बताता हमारा पाथ कैसा रहा, पर वो हमें ये ज़रूर बताता है कि हमारा पाथ कितना लंबा था। आई होप आपको ये भी पता चल गया। अब क्यों स्केलर की कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि ये हमें एक फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं बता रहा है कि आप इसी डायरेक्शन में मूव करे थे, ठीक है। फिर आता है हमारे पास बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट्स इट कैन हैव इनफाइनाइट वैल्यूज। अब देखो ए और बी के बीच में डिस्टेंस की कितनी भी वैल्यूज हो सकती हैं, यानी अभी तो 40-40 ही थी दोनों केसेस में। व्हाट इफ मैं ऐसे करके आती, लेट्स से मैंने 50 मीटर्स कवर किया, 50 मीटर्स होगी। लेट्स व्हाट इफ मैं ऐसे 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 करके आती तो ज़्यादा हो गई, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हमारे ऑप्शंस हो सकते हैं। देयर कुड बी इनफाइनाइट पॉसिबल वेज। हो सकता है मैं ए के से लेकर मैं हिमालय चली गई, फिर मैं बी पे आई, देखो कितनी बड़ी वैल्यू आ गई है ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट्स इट कैन हैव इनफाइनाइट वैल्यूज। ये प्लस हो सकती है या जीरो हो सकती है, या तो आपने कोई डिस्टेंस नहीं कवर किया, आपने कुछ किया है। नेगेटिव में कभी नहीं होगी, क्योंकि डिस्टेंस का मतलब ही यही है आपने कितने, एक तरीके से आपने कितने स्टेप्स चल लिए, ठीक है, आपने कितना डिस्टेंस कवर करा। तो ये पॉजिटिव हो सकता है अगर आपने कुछ कवर किया, जीरो हो सकता है आपने कुछ कवर नहीं करा इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम ऑब्वियसली, ठीक है। एक बार मैं इसको हाँ, फिर आता है हमारे पास इन रेक्टिलिनियर मोशन, ये तो बाद के पॉइंट्स है। चलो अब हम आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, ये शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है। मैंने इसको इसीलिए नहीं इरेज करा कि यहाँ पे इस केस में मेरी डिस्प्लेसमेंट होगी दिस। लेट्स से ए और बी के बीच में सिर्फ 10 मीटर्स का ही डिस्टेंस था, तो डिस्प्लेसमेंट मेरी 10 मीटर्स ही होगी, चाहे मैं ऐसे करके आऊँ, चाहे मैं ऐसे करके आऊँ, चाहे मैं हिमालय जाकर फिर बी पे आऊँ, तो भी मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 10 मीटर्स ही रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि हमने एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट वर्ड ये बता रहे हैं हम डिस्प्लेस कितना हुए। हम ए पॉइंट पे थे, बी पॉइंट पे आए, तो हम 10 मीटर्स डिस्प्लेस हो गए अपने इनिशियल पोजीशन से। तो फाइनल पोजीशन कितनी ज़्यादा दूर है इनिशियल पोजीशन के, ये हमेशा एक ही, इसकी ये देखो इसका डायरेक्शन है,
मैं ये नहीं कह रही हूँ इसका वो डायरेक्शन है, आई एम नॉट सेइंग कि इसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन है जहाँ पे हमने मूव किया। ये पाथ का डायरेक्शन नहीं है, पर ये किसका डायरेक्शन है? इसका तो डायरेक्शन है ना, डिस्प्लेसमेंट तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है इसका। ये रहा, देखो ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की एक फिक्स्ड वैल्यू है, फिक्स्ड 2 पॉइंट्स के बीच में इसकी एक ही वैल्यू रहेगी, हमेशा 10 मीटर्स ही रहेगी। एक फिक्स्ड मैग्नीट्यूड है इसके पास, एक फिक्स्ड डायरेक्शन है इसके पास, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा इसकी जो डायरेक्शन है वो हमारे पाथ की डायरेक्शन है। मैंने ये नहीं कहा जिसका मैग्नीट्यूड है वो असल में हमारा कवर करा हुआ मैग्नीट्यूड है, बट ये असल में हमारी डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, ठीक है। उसके बाद देखो, इसको मैंने इरेज कर दिया। वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों है? क्योंकि इसकी एक फिक्स डायरेक्शन, अभी मैंने आपको यही बताया। बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट्स इट कैन हैव ओनली वन वैल्यू। 2 फिक्स्ड पॉइंट्स के बीच में इसकी सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकती है, विच कुड बी 10 मीटर्स, एंड उसकी डायरेक्शन ऑब्वियसली, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है ये भी बात कर लेती हूँ। वैसे तो मैं वेक्टर्स की भी अलग वीडियो बनाऊंगी, बट वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? एनीथिंग दैट हैज़ मैग्नीट्यूड, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, वेक्टर हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो वेक्टर लॉज को ओबे करे। जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करे, उसके पास मैग्नीट्यूड हो और उसके पास डायरेक्शन हो, उसको हम वेक्टर कहेंगे। डिस्प्लेसमेंट ये तीनों रूल्स जो हैं वेक्टर के फॉलो करती है, दैट्स व्हाई इट इज अ वेक्टर। फिर आता है बिटवीन 2 पॉइंट्स इट कैन ओनली हैव वन फिक्स्ड वैल्यू। ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी, जीरो भी। जीरो तो हमें समझ में आता है, देखो जीरो तो हमें समझ आता है, या तो हम मूव नहीं करें या फिर हम ए से लेकर, लेट्स से ए पॉइंट बी पॉइंट, मैं ए से लेके बी पे गई, फिर मैं वापस ए पे आ गई, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल पॉइंट से मैं कितना डिस्प्लेस हुई। तो यहाँ पे मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। मैं तो डिस्प्लेस ही नहीं हुई, जहाँ पे थी वहीं पे ही हूँ अभी भी, चाहे मैं मूव करी पर मैं इनिशियली और फाइनली सेम पॉइंट पे थी। 2 केसेस में जीरो हो सकती है, या तो मैं मूव ही नहीं करी जब मेरा डिस्टेंस भी जीरो था, या फिर तब हो सकती है जब मैं वापस उसी पॉइंट पे आ गई, तब मेरा डिस्टेंस नॉन जीरो होगा बट हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। अच्छा, नेगेटिव कैसे हो सकती है? नेगेटिव बताओ भला कैसे हो सकती है? नेगेटिव जो है ना वो एक तरीके से यहाँ पे, क्योंकि देखो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास डायरेक्शन है, तो नेगेटिव यहाँ पर डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है वेक्टर। अब ना हम यहाँ पर तो देखो डायरेक्शन यहाँ पे हमें लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर जो है 1D मोशन की बात कर रहे हैं, तो या तो हम आगे जा रहे हैं इस क्वेश्चन में या हम पीछे आ रहे हैं। तो इसमें हम डायरेक्शन को सिंपली यहाँ से सिंबलाइज कर देते हैं, आगे को हम प्लस, पीछे को हम माइनस मान लेते हैं। लेट्स से मैं मान लो यहाँ पे बात कर रही थी, जस्ट अ सेकेंड, ये ए पॉइंट था मेरा, ये बी पॉइंट था, ठीक है। और मैथ से मेरा पाथ कुछ इस तरीके से जाता है, मैं ए पे इतना गई और फिर मैं मुड़ के वापस आ गई इतना, ठीक है। ये जो मेरा पॉइंट था, मैंने बोल दिया कि ये वाला पॉइंट मेरा सी था, जहाँ पे मैं वापस आ गई। अब आप बोलो कि आपका डिस्टेंस के कवर कितना हुआ, क्योंकि मैं वहाँ पे तो नहीं हूँ जहाँ पे मैं थी, बट लेट्स से कि मैं इसको ना बीच में कर देती हूँ, ठीक है। तो अगर मैं आपको कहती हूँ कि मैं ए से बी पे गई, तो लेट्स से मान लो दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर्स है, ठीक है। लेट्स से ए से बी पे गई, मैंने कितना डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ मेरा? 5 मीटर्स। ज़रूरी नहीं है मैं ऐसे ही गई, ऐसे चलेगी। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? स्टिल 5 मीटर्स, है ना। अब मैं कहती हूँ कि मैं यहाँ पे गई, ठीक है, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? कुछ इस तरीके से होगी। पर डिस्प्लेसमेंट क्या ये और ये चीज़ सेम है? नहीं, बिल्कुल भी सेम नहीं है। चाहे इनका मैग्नीट्यूड सेम है पर फिर भी ये सेम नहीं है, तो इसको कैसे डिफरेंट दिखाया जाता है? हम इस वाली साइड को माइनस मान लेते हैं, इसको प्लस मान लेते हैं, तो फिर हमारी जो डिस्प्लेसमेंट होगी ए टू सी में वो -5 मीटर्स आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास इन रेक्टिलिनियर मोशन, यानी कि इन मोशन इन 1D, यानी स्ट्रेट लाइन में जब हम मूव कर रहे हैं तो हमारा डिस्टेंस जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। अगर मैं वापस नहीं आ रही हूँ, मैं सीधा एक ही डायरेक्शन में मूव करती जा रही हूँ, तो उस केस में मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल ही होंगे ना,
क्योंकि आप खुद सोचो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो फिक्स पॉइंट में स्ट्रेट मूव करना, वैसे ही हमारा डिस्टेंस हो रहा है तो फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हमारा इक्वल हो जाएगा। वैसे यूजुअली अगर हम देखें तो या तो हमारा डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के। ऐसा क्यों होगा? जब हम मूव कर रहे होंगे तो हमारा जो डिस्टेंस होगा वो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक आई कुड गो लाइक दिस, चाहे मिनिमम अगर मैं स्ट्रेट में मूव करूँ तो इक्वल होगा, वैसे तो डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा ही होगा ना। डिस्प्लेसमेंट तो क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ है, डिस्टेंस में तो कोई सा भी पाथ हमने लिया हो सकता है। फिर आता है यहाँ पे हमारे पास s इज इक्वल टू एक्स एफ माइनस एक्स आई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। इसका क्या मतलब है? s मैंने आपको क्या बताया, डिस्प्लेसमेंट है, x यहाँ पे पोजीशन है, यानी हमारी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, दैट इज आवर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। हमारी फाइनल पोजीशन क्या थी और इनिशियल पोजीशन क्या थी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमारी डिस्प्लेसमेंट आ गई डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जो ये डेल्टा इसका मतलब होता है चेंज इन का मतलब हुआ फाइनल माइनस इनिशियल। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद हम देखते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का क्या कॉन्सेप्ट रहता है। ठीक है, एवरेज स्पीड का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी का भी होता है मीटर पर सेकेंड्स, और वेलोसिटी को हम v से इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो एवरेज स्पीड सिंपली क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और ये एवरेज की बात हो रही है तो ध्यान से। ठीक है, देखो अब हमने कितना डिस्टेंस कवर करा कितने टाइम में, दैट इज आवर स्पीड। हमने लेट्स से मान लो मैंने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया इन 10 मिनट्स। ठीक है, तो मेरी स्पीड क्या हो जाएगी, मेरी स्पीड क्या हो जाएगी, 10 किलोमीटर पर मिनट पर 10 मिनट्स 10 मिनट। मैंने कितना कवर किया था, 1 किलोमीटर किया था ना 10 मिनट्स में, पर 10 मिनट्स। अब इसको क्या लिख सकते हैं, और 10 मिनट्स को हम लिख सकते हैं आगे 60 से करके 1/6 आवर हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब है हमारी स्पीड क्या होगी, हमने कितना डिस्टेंस कवर करा कितने टाइम में। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है स्पीड। क्यों? क्योंकि हमारा डिस्टेंस स्केलर है तो हमारा स्पीड भी हमारी स्केलर हो जाएगी। हमारा डिस्टेंस अगर प्लस और ज़ीरो हो सकता है तो हमारा स्पीड भी हमेशा प्लस और ज़ीरो होगा। एवरेज स्पीड भी हमेशा एवरेज वेलोसिटी से ज़्यादा होगी, क्योंकि एवरेज डिस्टेंस भी हमेशा वेलोसिटी से ज़्यादा होगा या इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने ये वाला साइन और नीचे की ये लाइन बनाई है, दिस लाइन इंडिकेट्स इक्वल। एवरेज वेलोसिटी हमेशा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो जाएगी। हमने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है कितने टाइम के अंदर, तो एक्स एफ माइनस एक्स आई बाई टी एफ माइनस टी आई। क्यों लिख रही हूँ, डिस्प्लेसमेंट क्या था, चेंज इन पोजिशन, टाइम इलैप्स कितना हो जाएगा, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, है ना। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि हमारी डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी थी। इसके अलावा ये प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। प्लस और जीरो तो आपको पता है, प्लस इस डायरेक्शन में, माइनस इस डायरेक्शन में, जीरो अगर हम वापस उसी पॉइंट पे आगे होंगे, या फिर हमारा स्पीड भी जीरो होगी, या फिर हमारा डिस्टेंस भी जीरो होगा। ठीक है, फिर 1 किलोमीटर पर आवर, ये कन्वर्जन फैक्टर है। अगर आपको किलोमीटर्स पर आवर में दिया हो तब इसे मीटर्स पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 किलोमीटर पर आवर जो होगा दैट इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। प्लीज रिमेंबर इट, इट इज वेरी वेरी यूजफुल। ठीक है, इसके बाद डिफ्रेंशिएशन मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगी, जबकि मैंने लिख रखा है वैसे तो, बट मैं आपको यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि मैंने डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन की अलग से वीडियो बना रखी है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं आती है डिफ्रेंशिएशन तो आप उसकी वीडियो देख सकते हो। फिर उसके बाद आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैंने आपको उसका भी कॉन्सेप्ट उस वहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट भी बताया था, सॉरी। देखो जब हम बात करते हैं ना इंस्टेंटेनियस चीज़ की, अब अगर मैं एक बात करूँ एक स्पेसिफिक इंस्टेंट की, एक स्पेसिफिक टाइम की, तो उस टाइम पर अगर आप खुद सोचो, जब एक वीडियो कोई लेट्स से एक चीता भाग रहा है उसकी भी वीडियो हम एक टाइम पे पोज करते हैं, तो उस टाइम पे तो वो रेस्ट पे ही नज़र आता है ना हमें। तो जब हम एक
एक टाइम पीरियड पे एक चीता भी रेस्ट पे है एक स्पेसिफिक टाइम पे, तो हमारी कैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड निकल सकती है, हमारी कैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकल सकती है जब एक ट्रेन कार भी पोज होकर एक टाइम पर रेस्ट पे ही है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं इंस्टेंटेनियस टाइम और स्पीड? हम ना एक इंटरवल लेते हैं विच इज़ वेरी 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 शॉर्ट, इतना शॉर्ट कि वो एक इंस्टेंट बन जाता है, और उस टाइम पे हम उसने कितना डिस्टेंस कवर किया बाय कितना टाइम हुआ। अब उस टाइम पे टाइम भी बहुत कम होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमने बहुत छोटा टाइम पीरियड लिया है, और उस टाइम पे डिस्टेंस कवर भी बहुत कम होगा या डिस्प्लेसमेंट भी, दोनों ही बहुत छोटी क्वांटिटीज़ होंगी। और इन छोटी क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम आगे वर्ड लगाते हैं डी, आगे एक सिंबलाइज करता है, और इसी टूल को जो हमें इससे सॉल्व करने में हेल्प करता है दैट इज डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो एवरेज स्पीड इन अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी एक बहुत छोटे इंटरवल ऑफ टाइम में क्या उसकी एवरेज स्पीड निकाल, हम वही एवरेज स्पीड रहे, कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम, उस पर बहुत ही छोटे टाइम पीरियड में निकाला। तो मैंने निकाला तो ये डिस्टेंस है, यहाँ पे डिस्टेंस को सिंबलाइज कर रहा है, डिस्टेंस बाय टाइम ही लिखा है, बस यहाँ पे मैंने छोटा टाइम पीरियड ले लिया, तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड आ गई। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्यों? क्योंकि हमारी डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। सिमिलरली एवरेज वेलोसिटी इन अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि एवरेज वेलोसिटी एक बहुत ही छोटे टाइम पीरियड के अंदर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, अब वेक्टर है तो इसका कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगा फॉर श्योर, है ना। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी, ये बाद में देखते हैं, पहले हम इसकी डायरेक्शन देखते हैं, टेंजेंशियल टू पाथ कैसे होगी। लेट्स से कि मेरा पाथ, वैसे तो अभी यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करें तो स्ट्रेट लाइन मोशन में तो इसकी ऑब्वियसली स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर होगी, बट लेट्स से अगर मैं कर्व बात करती हूँ, तो अगर मैं कर्व की बात करूँ, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, ये मैंने एक कर्व ले लिया। तो जब मुझे इसकी इंस्टेंट निकालनी है ना, जस्ट अ सेकेंड, अच्छा, अब मेरे को कई बच्चे बोलेंगे, देखो कई लोगों के मन में आएगा, देखो ऐसी बात नहीं है कि ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, डिस्प्लेसमेंट की तो डायरेक्शन स्ट्रेट होती है, तो हमेशा डायरेक्शन यही होगी, क्या करना है हमें टेंजेंशियल टू पाथ करके। पर नहीं, हम यहाँ पर ए से बी का डिस्टेंस नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ पर ए से बी में डिस्टेंस नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ पे एक इंस्टेंट की बात कर रहे हैं। और लेट्स से कि वो इंस्टेंट कुछ ये है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, लेट्स से कि वो इंस्टेंट कुछ ये है, लेट्स से पी पॉइंट है। ठीक है, अब इस इंस्टेंट के ऊपर क्या वेलोसिटी होएगी, तो इस इंस्टेंट पे हमारी वेलोसिटी टेंजेंशियल होएगी, यानी जैसा भी है तो कुछ इस तरीके से होगी। आप देखो ना, ये इतनी सी तो एक स्ट्रेट लाइन की तरह ही है ना, हम तो बहुत इससे भी बहुत छोटा टाइम इंटरवल लेने वाले हैं, तो इसकी टेंजेंशियल होगी। सर्कुलर पाथ हो, कुछ भी हो, टेंजेंट तो हम समझते ही हैं, हम पढ़ते आ रहे हैं मैथ्स के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ए टू बी नहीं होगी इस केस के अंदर। हाँ, ऑल ओवर अगर हम एवरेज बताएं तो ए टू बी ही होगी, पर वैसे अगर हम एक इंस्टेंट पे बताएं तो यहाँ पे ये होगी, यहाँ पे ये होगी, यहाँ पे ये होगी। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, dx/dt, यानी पोजीशन भी यहाँ पे आ सकता है, पोजीशन बाय टाइम, चेंज इन पोजीशन हो गया ना। अब आप सोचो चेंज इन पोजीशन लेना होता है, यहाँ पे तो आपने पोजीशन ले लिया, अब एक इंस्टेंट पे तो पोजीशन में चेंज ही नहीं हुआ होगा ना, एक स्पेसिफिक इंस्टेंट पे तो कितना ही चेंज हुआ होगा पोजीशन में, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम भी ले सकते हो, पोजीशन बाय टाइम भी ले सकते हो। ठीक है, फिर आता है हमारे पास एक्सलरेशन। अब एक्सलरेशन क्या होता है, एक्सलरेशन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सलरेशन होता है रेट एट विच वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी हमारा एक ऐसा रेट जिसमें वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, वेलोसिटी किस रेट से बढ़ या कम रही है, तो वो एक्सलरेशन है। देखो हमारी पोजीशन थी, पोजीशन का चेंज हमने बोला डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है हमारे पास, वेलोसिटी। अच्छा, यहाँ पे हमने सिर्फ चेंज लिया है,
यहाँ पे मैं चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम की ले रही हूँ। अगर मैं सिंपली डिस्प्लेसमेंट में चेंज निकालती हूँ तो वो डिस्प्लेसमेंट ही आएगा, वेलोसिटी थोड़ी आ जाएगी। डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, यानी कि नॉट एग्जैक्टली चेंज हो रहा है, हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है इन टाइम, हमारी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे चेंज हो रही है, तो वो हमारे पास आती है वेलोसिटी। अब हमारी वेलोसिटी अगर चेंज, देखो अगर वेलोसिटी हमारी एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब होता है यानी 2 है या कब से 3 ही चलती आ रही है, एक प्रॉपरली एक ही वेलोसिटी से हम चलते आ रहे हैं, उस केस में हमारी एक्सेलरेशन नहीं होगी, हमारी एक्सेलरेशन 0 होगी उस केस के अंदर, क्योंकि हमारी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है। लेट्स से कि मेरी पोजीशन यही है, तो मेरी वेलोसिटी कैसे हो सकती है? अगर मेरी पोजीशन मैं यहीं पे ए पॉइंट पे ही थी, ए पॉइंट पे ही हूँ, ए पॉइंट पे ही रहूँगी, तो मेरी वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होगी। चेंज क्या, मेरी वेलोसिटी होएगी नहीं, मेरी उस टाइम पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि मेरी चेंज इन पोजीशन हो ही नहीं रहा है। ठीक है, उसी केस में अगर मेरी वेलोसिटी एक कांस्टेंट रहती है तो उस केस में मेरे पास एक्सेलरेशन नहीं होगी, एक्सेलरेशन ही 0 होगी। वेलोसिटी किस रेट से, अगर मेरी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो अगर वो बढ़ रही है या कम हो रही है, तो हम उसको एक स्पेसिफिक नेम दे देते हैं, जो हम कहते हैं उसको रिटार्डेशन। ठीक है, तो देखो हमारी वेलोसिटी किस रेट से कम या ज़्यादा हो रही है, वो रेट जो होगा वो एक्सेलरेशन होगा। आपको एक बहुत ही फ्रैंक से एग्जांपल देती हूँ मैं यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड। फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ मेरी वेलोसिटी 2 थी, ठीक है, अब मेरी वेलोसिटी 4 हो गई है, अब मेरी वेलोसिटी 6 हो गई है। 2 से 4 होने में मुझे 1 सेकेंड लगा, 4 से 6 होने में मेरी वेलोसिटी को 1 सेकेंड लगा, तो मेरी एक्सेलरेशन कितनी है? हमारी एक्सेलरेशन रहेगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमारी हर सेकेंड 2 से वेलोसिटी चेंज हो रही थी, +2 लगाएंगे क्योंकि बढ़ रही थी, +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी हर एक सेकेंड में मेरी कितनी वेलोसिटी बढ़ रही है। अब अगर मैं बोलूँ मेरा ऐसा नहीं है मोशन, मेरा मोशन ऐसा है, कुछ 2 थी फिर 4 थी फिर 8 होगी सीधा, है ना, तो उस केस के अंदर हमारी जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, उस केस में हमारी एक्सेलरेशन होगी पर वो कांस्टेंट नहीं होगी। ठीक है, एक ना इसके अंदर एक वो आएगा टेबल सा, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपको एक बार फिर से रिवीजन भी हो जाएगी। रेट एट विच वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम, एक्सेलरेशन हो गई। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, क्योंकि देखो मीटर पर सेकंड तो वेलोसिटी थी, अब इसको भी अपने टाइम से डिवाइड कर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हमारी वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी ±0 हो सकता है। प्लस तब होगी जब हमारी वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है, अगर चाहे मेरी वेलोसिटी नेगेटिव में ही इंक्रीज हो रही है तो भी प्लस आएगी एक्सेलरेशन। ध्यान से सुनना, मेरी अगर ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती है, ये डिपेंड करती है, ये वेलोसिटी के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है एक्सेलरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगी एक्सेलरेशन में, इट डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दो, फिर मैं आपको अपलोड करा दूंगी अगर किसी को भी अगर चाहिए तो नोट्स। ठीक है, तो देखो अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, यानी फिर +-0 क्यों आ रहा है? अगर मेरी वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर बढ़ रहा है मेरा, क्योंकि अगर वेलोसिटी चेंज होएगी तभी तो एक्सेलरेशन की हम बात कर रहे हैं, तो अगर मेरी वेलोसिटी बढ़ रही है, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, हम डायरेक्शन से क्योंकि यहाँ पे ना माइनस, वैसे माइनस में अगर हमारा टर्म बढ़ता है, वैसे -4 जो है वो छोटा है -2 से, पर यहाँ पर माइनस जो है वो डायरेक्शन को सिम्बलाइज कर रहा है, उसके मैग्नीट्यूड को सिम्बलाइज नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ पे वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, उसके साइन को हटा के बात करें। अगर उसका जो नंबर है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब उसकी स्पीड, वेलोसिटी उसकी बढ़ रही है, चाहे डायरेक्शन कुछ भी हो। ठीक है, तो हमारी एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव होगी उस केस में। पर अगर हमारी वेलोसिटी कम हो रही है, अगर उसका नंबर, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो रहा है, तो हमारी एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी। एक तरीके से ना एक्सेलरेशन एक तरीके का
अपोज कर रहा है उस केस के अंदर मोशन को, यानी वो मोशन को अपोज कर रहा है इस तरीके से कि वो स्लो होता जा रहा है, रिटार्डेशन कर रहा है, वो उसे रिटार्ड कर रहा है मोशन को, ठीक है। जीरो तब होगी जब हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। इज दैट क्लियर? व्हेन एक्सेलरेशन इज नेगेटिव इट इज टर्म्ड एज रिटार्डेशन, ये मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं एक्सेलरेशन एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेलोसिटी में कितना चेंज, टाइम में कितना चेंज, वही सेम वी एफ माइनस वी आई बाय टी एफ माइनस टी आई। और एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस की बात करें तो वही डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे हम, डी वी बाई डी टी। अच्छा, एक और चीज़ बता देती हूँ, यहाँ पे मैंने वैसे तो बता रखा है डिफरेंशिएशन वाली वीडियो के अंदर कि अगर हमें वैसे क्वेश्चंस के रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो हमें कुछ इस तरीके से रिलेशन दिया होगा, v इज इक्वल टू 3t², ठीक है। तो इस केस में मैं क्या करूँगी, यहाँ पर डिफरेंशिएशन v की जगह पे मैं 3t² को पुट करूँगी, 3t² की डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या हो जाएगी, ये 2 पर एक्सपोनेंट की पावर के अंदर है तो ये नीचे आ जाएगा, क्या 3 तो एज इट इज रहेगा। जब तक हम आगे वाले कांस्टेंट को जीरो नहीं कर सकते तब तक, कब तक नहीं कर सकते, जब तक वो आगे वाले कांस्टेंट के साथ में उसका वेरिएबल है, यानी t जब तक है तब तक मैं 3 को जीरो नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 3 लिखा और 2 क्योंकि नीचे आ जाएगा पावर में है, यहाँ पे t एज इट इज रहेगा और t की जो पावर थी उसमें से एक कम हो जाएगा, t की पावर 2 थी, एक कम होके क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी, विच इज ऑलरेडी t। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 6t डिफरेंशिएशन होगी किसकी, 3t² की। ऐसे ही 6t की क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 6 की डिफरेंशिएशन फिर 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने 6 को 0 क्यों कर दिया, क्योंकि 6 के पास यहाँ पर t नहीं था। अगर आपको इसकी डिटेल देखना है कैसे हुआ, किसी को ये नहीं समझ आया जो मैंने यहाँ पे किया, तो प्लीज़ वॉच द डिफरेंशिएशन की वीडियो, ठीक है। उसमें मैंने आपको अच्छे से बता रखा है डिफरेंशिएशन क्यों आई, कैसे आई, एवरीथिंग। उसके बाद देखो यहाँ पर एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस आपको समझ आ गई, डी वी बाई डी टी है। वी से दैट द मोशन इज रिटार्डेड इफ वी डिक्रीजेज विद टाइम। अगर हमारा वेलोसिटी कम हो रहा है टाइम के साथ तो हम कहते हैं हमारा मोशन रिटार्ड हो रहा है, यहाँ पे रिटार्डेशन हो रही है, ठीक है। ये वाले इस वाले चार्ट की मैं बात कर रही थी, इस वाले टेबल की मैं बात कर रही थी। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, ये तो आपके पास होना ही चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए पूरा अच्छे से, ठीक है। अगर आपको ये याद है ना, समझ के याद, रट्टा नहीं मारना है, फिर आपको ये चैप्टर आता है, मतलब हाफ ऑफ द पार्ट तो इसका आपको आता है। देखो बहुत ध्यान से सुनना, हमारा जो यहाँ ही तक आपका समझने वाला पार्ट है। देखो इसके बाद तो स्पेशल केसेस हैं कुछ, वो मैं आपको एक बार बता दूंगी, पर इसको तो फॉर्मूलाज को अपने याद ही रखना है। तो और मोशन अंडर ग्रेविटी हम अगले पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो ये वाला चार्ट जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। यहीं पे हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर का भी पार्ट आता है, फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ मोशंस भी आएंगे यहाँ पे। तो देखो हमारा जो मोशन है वो 2 तरीके का हो सकता है, या तो वो यूनिफॉर्म मोशन होगा या नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। हम बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि ये यूनिफॉर्म मोशन होता है और ये वाला मोशन जो होता है ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है ना। तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन 2 तरीके के हमारे मोशन हो सकते हैं। यूनिफॉर्म मोशन हमारा तब होगा जब हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, यानी हम एक ही स्पीड से कंटिन्यूसली चलते आ रहे हैं, तो उस केस में हमारा मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। हम एक ही स्पीड, एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, उस केस में हमारा मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। पर अगर हम सेम स्पीड से मूव नहीं कर रहे हैं, यानी हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो उस केस में हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। यहाँ पे हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट, अच्छा अब अगर मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो हमारी एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, पर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन 0। बट यहाँ पे क्योंकि कांस्टेंट नहीं है तो एक्सेलरेशन हमारी नॉन जीरो होगी, ठीक है। फिर यूनिफॉर्म मोशन के केस में तो हम सिंपली ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, एस इज इक्वल टू वी टी। ये हम बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, पढ़ते आ रहे हैं ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। वही सेम फॉर्मूला है, यहाँ पे एस हमारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को सिंबलाइज कर रहा है, वी हमारा वेलोसिटी या स्पीड को
सिंबलाइज कर रहा है और टाइम को टी कर रहा है, ठीक है। पर बात करते हैं हम यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैंने आपको बोला नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मेरी वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है, तो बहुत सिंपल है ना। वेलोसिटी तो मेरी नॉन कांस्टेंट है, पर एक्सेलरेशन मेरी नॉन जीरो होगी क्योंकि वेलोसिटी मेरी कांस्टेंट नहीं है। पर अब इसके भी दो पार्ट्स हो सकते हैं, एक हो सकता है हमारे पास यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन और एक हो सकता है मेरे पास नॉन यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन। वेलोसिटी तो मेरी कांस्टेंट नहीं है, स्पीड तो मेरी कांस्टेंट नहीं है, पर क्या स्पीड का चेंज होने का तरीका कांस्टेंट है? वेलोसिटी तो मुझे पता है मेरे कांस्टेंट नहीं है, पर क्या मेरा स्पीड का चेंज होने का तरीका कांस्टेंट है? स्पीड का रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट है? स्पीड किस तरीके से चेंज हो रही है, किस पैटर्न में चेंज हो रही है, वो कांस्टेंट है। पहले मेरी स्पीड 2 थी, 4 थी, 6 थी, अब 8 हो गई। एक स्पीड जो है एक ही पैटर्न को फॉलो करके चेंज हो रही है, यानी कि इस केस में मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम जो है वो एक कांस्टेंट है। रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट है, हर बार 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से हमारी चेंज हो रही है, तो इसको मैं बोलूँगी यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन। यहाँ पे मेरी वेलोसिटी तो चेंज हो रही है ऑब्वियसली, तभी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, पर वेलोसिटी जिस तरीके से चेंज हो रही है वो तरीका जो है वो एक कांस्टेंट है, वो एक तरीका सेम फॉलो कर रहा है, तो हम बोलूँगी मैं यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन है। यानी मेरी जो एक्सलरेशन है वो यहाँ पे जीरो नॉन जीरो तो है ही दोनों केसेस में, पर यहाँ पे मेरी एक्सलरेशन क्या आ जाएगी? कांस्टेंट आ जाएगी। कांस्टेंट होगा, एक नंबर होगा फिक्स्ड। मेरी एक्सलरेशन एक नंबर फिक्स्ड होगा क्योंकि मेरी जो वेलोसिटी है वो उसी फिक्स्ड नंबर से चेंज हो रही है एवरी सेकेंड। अगर मेरी एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है, और मेरी इनिशियल स्पीड जो थी वो 2 है, तो क्या होगा? अगले सेकेंड मेरी स्पीड कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। 4 बढ़ जाएगी ना एवरी सेकेंड, क्योंकि एक्सेलरेशन यही तो सिंबलाइज कर है कि मेरी स्पीड एवरी सेकेंड कितना बढ़ रही है या कितना कम हो रही है ना। तो 6 हो जाएगी, अगले सेकंड कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी, फिर नेक्स्ट सेकंड 14 हो जाएगी मेरी स्पीड। यही अगर मेरी एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, अगर मेरी एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, मेरा एक सेम पैटर्न फॉलो नहीं करा, कभी 2 थी, 4 हो गई, कभी 5 हो गई, कभी 8 हो गई, तो उस केस में हम बोलेंगे एक नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। इस केस में हमारी जो एक्सेलरेशन होगी वो भी नॉन यूनिफॉर्म होगी, यानी कि हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। अब आप सोचो कि कितना अच्छा है, हम इसको भी तो देखो, इसको मैं जिसको समझ आता है वो समझ लो, इसको नहीं आता इसे छोड़ दो, मैं जो बोल रही हूँ। हम इसको भी आके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम सोचें, एक और टर्म दे सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन को भी कोई भी टर्म दे सकते हैं, लेट्स से एक्स, है ना, कि एक्सेलरेशन किस रेट से चेंज हो रही है, इसको भी मैं नेम दे सकती हूँ एक्स। अगर मेरी एक्सेलरेशन का रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट है, उस केस में एक अलग से यूनिफॉर्म एक्स मोशन बन सकता है, ठीक है। चलो ये बात छोड़ो, लेट्स नॉट गो दिस डीप इन द कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गई है, यहाँ पे हमारी एक्सेलरेशन जो है वो एक कांस्टेंट नहीं होगी, ठीक है। तो अब इस वाले केस के अंदर मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑब्वियसली मैं यहाँ पे नहीं निकाल सकती हूँ क्योंकि हमारी एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, वो कभी कितनी हो रही है, कभी कितनी हो रही है, पर हाँ मैं एक स्पेसिफिक टाइम पे मेरी एक्सेलरेशन अभी भी निकाल सकती हूँ। वो कैसे निकलेगी? वो निकलेगी इंटीग्रेशन से निकलेगी, विच इज़ द ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, द रेट एट विच एक्सेलरेशन चेंज। अगर वो कांस्टेंट है, वही बात बोली ना मैंने आपको, अगर वो रेट कांस्टेंट है मेरी एक्सेलरेशन चेंज होने का, देखो वो वेलोसिटी की रेट ऑफ चेंज की बात हो रही थी, अब मैं एक्सेलरेशन के रेट ऑफ चेंज की बात कर रही हूँ। हाउ? अगर देखो मेरी वेलोसिटी पहले 2 थी, ठीक है, अब मेरी वेलोसिटी 4 हो गई है, इसके बाद मेरी वेलोसिटी 8 हो गई है, इसके बाद मेरी वेलोसिटी जो है वो मेरी 16 हो गई, लेट्स से। देखो यहाँ से मेरी एक्सेलरेशन कितनी आई? 2 आई। यहाँ पे मेरी एक्सेलरेशन कितनी हुई इस सेकंड के अंदर? 4 हुई, ठीक है। यहाँ पर अपन 16 नहीं, लेट्स से 14 मान लेती हूँ मैं यहाँ पे मेरी एक्सेलरेशन कितनी हुई? 6 हुई। जो मेरी एक्सेलरेशन का रेट है ना वो तो सेम है ना,
यानी देखो एक्सलरेशन तो नॉन कांस्टेंट है, तभी नॉन यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड है। पर अगर मैं इसका देखूँ, इनका इसका ये जो मेरा यानी एक्सलरेशन का रेट ऑफ चेंज कैसा है, इसका रेट ऑफ चेंज यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सलरेशन अगर मेरा कांस्टेंट है तो उस केस में हम इंटीग्रेशन का यूज कर सकते हैं, जो कि ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन है। ये आगे आएगी चैप्टर के अंदर, ठीक है। लेट मी सी, ये रहा, यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो ये मैं इसको आपको वहीं पे करा लूँगी, ये जो मोशन अंडर ग्रेविटी करेंगे ना तभी मैं कर लूँगी, ठीक है, ये वाला पार्ट। अभी हम वापस आते हैं। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ आ गया होगा। पर अगर मेरा मोशन यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड है, यानी जो मेरी एक्सलरेशन है, यानी वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज मेरा कांस्टेंट है, वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, वेलोसिटी किस स्पीड से बढ़ रही है, स्पीड किस स्पीड से बढ़ रही है या घट रही है, वो क्या हो जाएगा, हमारा यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन हो जाएगा। अगर वो सेम एक कांस्टेंट स्पीड से बढ़ या घट रही है तो हमारी एक्सलरेशन कांस्टेंट, यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन। इसी के बारे में हम इस चैप्टर में बेसिकली मेनली इसी के बारे में पढ़ते हैं, और इसी के लिए हमारे पास फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ मोशन आती हैं, विच आर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस। इनको आप सिंपली याद कर लो, वैसे याद ही होंगी मोस्ट ऑफ द बच्चों को, बट अगर नहीं है इनको याद कर लो बहुत सिंपली। नीट के अंदर तो बस हमें इनको याद करने की ज़रूरत है। बट अगर हमारा स्कूल एग्ज़ाम आ जाता है, ठीक है, अगर हमारे स्कूल एग्जाम आता है तो उसके अंदर मुझे इनकी डेरिवेशंस भी पूछी जाती हैं, विच इज़ अ वेरी फेवरेट क्वेश्चन सीबीएसई का, ठीक है। तो हम उसकी इक्वेशंस ऑफ मोशन की डेरिवेशन भी करेंगे इन द लास्ट पार्ट। तो इनको देखते हैं, इक्वेशंस क्या है हमारी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखो u हमेशा क्या सिंबलाइज करता है, हमारी इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल हमारी क्या वेलोसिटी, v सिंबलाइज करता है हमारी फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सलरेशन इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी एक्सलरेशन टाइम का स्क्वायर। टाइम का स्क्वायर है यहाँ पे, एक्सलरेशन का स्क्वायर नहीं है, एक्सलरेशन टी स्क्वायर। उसके बाद वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वी हमारा फाइनल वेलोसिटी, यू हमारी इनिशियल वेलोसिटी, 2as, ए हमारा एक्सलरेशन, एस हमारी डिस्प्लेसमेंट। इसको तो आप वीडियो को पॉज करो इन केस आपको याद नहीं है, और इन 3 इक्वेशंस को लिख लिख कर बहुत बार याद करो, वैसे आपको याद हो भी जाएंगी क्वेश्चंस प्रैक्टिस में। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s is equal to ut plus half at square, v square minus u square is equal to 2as। ये 3 equations of motion हम सबको याद होनी चाहिए। इसके बाद आते हैं हमारे पास कुछ स्पेशल केसेस दैट आर फॉर यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन, यानी जब हमारा ये वाला मोशन, ये वाली इक्वेशंस जब यूज होती है तो उस केस में हम कुछ स्पेशल केसेस यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। लेट्स सी, हमारे पास फर्स्ट केस आता है, ये वाले कुछ फॉर्मूलाज हैं। देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी डिस्प्लेसमेंट nth सेकंड में कितनी है, यानी आपसे पूछा जाए 5th सेकंड के अंदर मैंने कितनी डिस्प्लेसमेंट करी, इस बॉडी की ये इनिशियल स्पीड थी, इस बॉडी की ये एक्सलरेशन थी, ये इस बॉडी का सब कुछ था, तो आपको डिटेल्स दे दिया। आपसे पूछा जाए कि इसकी आपकी nth सेकंड में इसने कितनी डिस्प्लेसमेंट, 5th सेकंड से पूछ लिया, 7th पूछ लिया, कोई भी सेकंड के अंदर उसकी कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई ये पूछ लेते हैं। तो एक तरीके से वो क्या पूछ रहे हैं, अगर वो पूछते हैं सेकंड में कितनी हुई, थर्ड ले लेते हैं, सेकंड सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग दिखता है। थर्ड सेकंड के अंदर उनकी कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई ये पूछते हैं। तो एक तरीके से क्या पूछ रहे हैं कि जब टाइम 2 से 3 के बीच में कितनी हुई। देखो, 0 से 1 इज योर फर्स्ट सेकेंड, 1 से 2 इज योर सेकेंड सेकेंड, 2 से 3 इज योर थर्ड सेकेंड, है ना। तो एक तरीके से क्या पूछ रहे हैं, इस टाइम पीरियड में कितनी आपकी डिस्प्लेसमेंट हुई। तो आप इसको यहाँ से डिराइव भी कर सकते हो। आपको u यहाँ पे गिवन होगा, t आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, प्लस हाफ आ जाएगा, a एक्सलरेशन आ जाएगी, टी स्क्वायर हो जाएगा आपका 1 सेकेंड ही। यहाँ पे आप सेकेंड को, टाइम को यहाँ पे लिख सकते हो। आपका ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, वैसे तो बेटर है इनको याद रख लो। क्या हो जाती है हमारी डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड,
u प्लस a बाय 2 2n माइनस 1, ठीक है। u प्लस a बाय 2 इंटू 2n माइनस 1, एंड यहाँ पे आपका सेकेंड का जो भी थर्ड सेकेंड पूछा लेट्स से u प्लस a बाय 2 2n माइनस 1, ठीक है। u प्लस a बाय 2 2n माइनस 1। सेकेंड आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ जाता है आपके पास v एवरेज, यानी आपकी वेलोसिटी एवरेज कैसे निकाल सकते हैं हम। इसको नॉर्मली डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करते हैं, या फिर हम हमारे v प्लस यू बाय 2 भी कर सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, इनका एवरेज ले लिया हमने इनिशियल और फाइनल का, ठीक है। v मिड, अगर मुझे बताना है मिड, यानी जैसे मेरा a से b पाथ था 10 मीटर्स का, यहाँ पे 5 मीटर्स के बाद एक पॉइंट था C, तो मेरे को आपको ये बताना है कि C पॉइंट पे उसकी क्या वेलोसिटी होएगी। तो वो हम यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट करते हैं, अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाय 2, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाय 2 का अंडर रूट हमारी वेलोसिटी देते हैं द मिडिल पॉइंट ऑफ द पाथ। सेकेंड स्पेशल केस क्या है हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ए बी सी, यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं। ए एक पॉइंट है जहाँ पे हमारी बॉडी चल रही थी एट यू वेलोसिटी से, और यहाँ पे हमें पता चला कि हमें ब्रेक लगानी है। इस पॉइंट में मुझे पता चला कि हमें ब्रेक लगानी है, तो कुछ थोड़ा सा टाइम लगता है ना हमें भी। देखो जब मेरे को पता चला मुझे ब्रेक लगानी है, तो मेरे बॉडी का टाइम लगा थोड़ा सा ब्रेक को दबाने में, है ना। तो वो जो अब हमें ब्रेक लगाने का पता चला, और जब ब्रेक लगाने से पहले पहले उस टाइम पीरियड में हमने कुछ डिस्टेंस को कवर कर लिया होगा। उस डिस्टेंस को मैंने बोला S1, उस टाइम को बोला T नोट को। ये टाइम जो होता है वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन का रिएक्शन टाइम कैसा है। जब जैसे ही ब्रेक लगा दी उसके बाद क्या होता है, एक्सलरेशन लगनी शुरू हो जाती है, एक रिटार्डेशन लगनी शुरू हो जाती है, और वो रिटार्डेशन लगती रहेगी हमें जब तक बॉडी रेस्ट पे नहीं आ जाती है ना। तो जब तक वो बॉडी रेस्ट पे नहीं आती वो रिटार्डेशन लगेगी, और वो भी उस टाइम के पीरियड के अंदर भी वो कुछ डिस्टेंस कवर करेंगे, दैट वुड बी नोन एज योर स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉप होने के टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस हमने कवर कर लिया, यहाँ पे ब्रेक अप्लाई होती है, इसको हमने टाइम ले लिया एज टी, टाइम टेकन टू कम एट रेस्ट आफ्टर ब्रेक इज अप्लाइड। इस टाइम का वैल्यू होती है u बाय ए, कितना टाइम लगा ब्रेक लगाने के बाद हमें रेस्ट पे आने में, दैट इज u बाय आपकी स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या थी और आपकी एक्सलरेशन क्या थी, यानी कि रिटार्डेशन क्या थी, ठीक है। ये टी नोट तो आपका रिएक्शन टाइम ही हो जाएगा। ये आपकी S1 सिंपली क्या हो जाएगा, S यहाँ पे देखो क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सलरेशन नहीं है, ये आपका यूनिफॉर्म मोशन है, तो यहाँ पे आपका S सिंपली U टी नोट हो जाएगा। टी नोट यहाँ का रिएक्शन टाइम, U यहाँ की स्पीड। यहाँ पे S2 यानी कि जब आपकी एक्सलरेशन अप्लाई ऐसे हो रही है, यहाँ पे U जा रहा है, तो इस टाइम पे आपने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, दैट वुड बी योर स्टॉपिंग डिस्टेंस, दैट वुड बी U स्क्वायर बाय 2a। ये कैसे होएगा, इसको भी हम इजीली देख सकते हो ऊपर, ये क्या हो जाएगा हमारे पास U स्क्वायर बाय 2a, ठीक है ना। आई होप आपको ये बात समझ आ गई स्टॉपिंग डिस्टेंस कैसे आया। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है, उसके क्या फॉर्मूला है, U स्क्वायर बाय 2a, यानी जब ब्रेक अप्लाई करने के बाद और रुकने के बीच में जब जो टाइम लग रहा था वो हमारा टाइम टेकन है U बाय ए, और जो उसमें हमने डिस्टेंस कवर किया वो हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है, दैट इज U स्क्वायर बाय 2a, ठीक है। तो हमने टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हमने किया, दैट वुड बी 7 S1 प्लस S2, यानी जब हमें रिएक्शन टाइम था हमारा जो, उसमें हमने डिस्टेंस कितना कवर किया ब्रेक लगाने के बाद कितना किया, दैट विल U टी नॉट प्लस U स्क्वायर बाय 2a। टोटल टाइम कितना लगा हमारा रिएक्शन टाइम प्लस ब्रेक लगाने के बाद ब्रेक ने कितना टाइम दिया गाड़ी को रोकने में, U बाय ए। फिर आता है हमारे पास गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स की अगर मैं बात करूं, इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद यूनिफॉर्म एक्सलरेशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है रेस्ट पोजीशन से यानी जीरो वेलोसिटी पे, यानी उसकी u क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो उस केस में और उसकी यूनिफॉर्म एक्सलरेशन लग रही है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एक्सलरेशन हमारा कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन है, देन रेशियो ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल एंड सक्सेसिव टाइम, इन इक्वल एंड सक्सेसिव टाइम इंटरवल्स विल बी, ratio of the displacement will be in the ratio of odd numbers, that is 1:3, 5:7, 9:11, 30। क्या कहना चाह रहा है ये कि अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट जीरो यानी उसका u जीरो था, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी और उस पर मैं कांस्टेंट एक्सलरेशन लगा रही हूँ, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी
इंटरवल ऑफ टाइम। अगर मैं स्पेसिफिक, जैसे मान लो ये भी 1 सेकेंड है, ये भी 1 सेकेंड है, ये भी 1 सेकेंड है, ये भी एक ज़रूरी नहीं है, एक इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अगर मैं मोशन को डिवाइड कर देती हूँ तो पहले वाले केस में वो s डिस्टेंस को कवर करेगा, दूसरे में 3s करेगा, तीसरे में 5s करेगा, फिर 7s, इस तरीके से ऑड नंबर्स का रेशियो के अंदर आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो एक्सलरेशन क्या करती है, हमारे मोशन को, हमारी वेलोसिटी को इंक्रीज कर रही है। तो पहले हमारी एक्सलरेशन लगी तब एस थोड़ी सी वेलोसिटी इंक्रीज हुई, अब उस वाली इंक्रीज वेलोसिटी पे भी एक्सलरेशन उतनी ही लग रही है, तो फिर वो और इंक्रीज हुई, फिर और इंक्रीज हुई हर टाइम पे। तो यहाँ पे हमारी वेलोसिटी जो होती है वो नेचुरली बढ़ चुकी होती है बहुत ज़्यादा। S 3s 5s 7s इस तरीके से मतलब रेशियो आती है 1:3 रेशियो, इस तरीके की हमारी डिस्प्लेसमेंट हम देख सकते हैं। इससे भी काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, प्लीज़ रिमेंबर दिस लो। लास्ट स्पेशल केस है हमारे पास अल्फ़ा बीटा प्रॉब्लम। ये भी इम्पॉर्टेंट है बट नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा प्रॉब्लम को लेते हैं, मतलब आया हुआ है नीट के अंदर पर बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं है। अल्फ़ा बीटा प्रॉब्लम देखते हैं। अगर हमारा पॉइंट ए बी सी, यहाँ पे भी 3 पॉइंट्स है, हमारी एक इनिशियल जो हमारा था 0 थी, यहाँ पर भी यहाँ पे एक एक्सलरेशन लगी हमें अल्फ़ा, और हमने कुछ डिस्टेंस कवर किया जब, और फिर हमारे को अल्फा नहीं लग रही थी, फिर हमारे को एक बीटा शुरू हो गई विच वॉज अ रिटार्डेशन, यानी वो हमारे मोशन को रिटार्ड कर रही थी। तब अब ऑब्वियसली बात है, यहाँ तक जब हमारी अल्फा लग रही थी हमें, तो यहाँ तक हमारी कॉन्स्टेंटली वेलोसिटी बढ़ती जा रही थी, और यहाँ पे आके हमारी अल्फा लगनी बंद होगी और उल्टा बीटा लगनी शुरू होगी, यानी यहाँ पर इस वाले टाइम पे हमारी वेलोसिटी धीरे धीरे कम ही हो रही थी, है ना। तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, ये बात बहुत ऑब्वियस है। अब ऑब्वियसली हमें जब उल्टी हमारा रिटार्ड हो रहा है मोशन, तो कभी ना कभी जाकर हमारा जो वेलोसिटी है वो रुक जाएगी, हमारी जो बॉल है वो रुक जाएगी, यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, इनिशियल भी 0 होगी, स्टार्ट भी 0 इसी से हुई थी। उसको स्पीड किसने बढ़ाई? धीरे धीरे अल्फा ने बढ़ाई। जब उसकी स्पीड एक मैक्सिमम पॉइंट पे आ गई, उस पॉइंट पे आके हमने इसको एक रिटार्डेशन दी बी, ठीक है, बीटा दी, और फिर यहाँ पर आके उसकी वेलोसिटी फाइनली 0 होगी जैसी स्टार्टिंग में थी। तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ पे उसको हमने S1 से सिम्बलाइज किया, यहाँ पे S2, इसको टाइम पीरियड को T1 T2, और यहाँ पे हमें 3 फॉर्मूलाज मिलते हैं, इनको आप सिंपली याद रख सकते हो। V मैक्सिमम क्या होगा यहाँ पर, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इसका मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, तो दैट विल बी अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, टोटल पूछ रहे हैं यहाँ पर, पूरी डिस्प्लेसमेंट आपने कितनी करी होगी इसमें, दैट विल बी 1/2 अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा। देखो ये अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा सेम है, t²। फिर हम इसको लास्ट फॉर्मूला S1/S2, यानी इतनी डिस्टेंस और इतनी डिस्टेंस का रेशो क्या होगा, आपका टाइम का रेशो होगा, यानी इसको कितना टाइम लगा, इसको कितना टाइम लगा, उसका रेशो दैट वुड बी इक्वल टू S1 और S2 का रेशो, और बीटा बाय अल्फा। उल्टा है, देखो यहाँ पर अल्फा इस साइड की थी, बीटा इस साइड की थी, यहाँ पे उल्टा हो गया। S1/S2 का रेशो जो होगा दैट वुड बी इक्वल टू बीटा बाय अल्फा का रेशो, दैट वुड बी इक्वल टू T1/T2 का रेशो। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी का मोशन अंडर ग्रेविटी हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर कंटिन्यू करेंगे। बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।